और उस केस में फिर मैं आपके क्यों टाइम वेस्ट करूँ अपना। आप ये 2 दिन 48 घंटे में आप आधा 1 घंटा नहीं निकाल पाए वीडियो देखने के लिए। अभी इस 1 घंटे के सेशन में जो बाकी 5-6 सीरियस बच्चे हैं जिन्होंने क्वेश्चन वगैरह सॉल्व किया, उनके जगह मैं आपको वैल्यू दूँ। आपको ही तो पता चलनी चाहिए ना वैल्यू किसको मिलेगा। प्रतीश ये खत्म करने के बाद मतलब ये 3 क्वेश्चंस के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके सो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द ये। तो बताओ आप में से कितने लोगों ने वैसे होमवर्क सबमिट किया है? जल्दी बताओ आप में से कितने लोगों ने होमवर्क सबमिट किया? तो वी हैव आशुतोष, अली अब्बास, रौनक, आर्या, अभिनव, अंशुल। बाकी लोगों का क्या हुआ? आलोक रंजन अनम्यूट करो खुद को। आलोक रंजन अनम्यूट करो जल्दी। Alok, what happened? Do I need to kick you out from the session? And शिवम सर को बोल के फोन करूंगा क्या घर पे? See, this is not an excuse that you have not attended previous class. यहाँ पे हर स्टूडेंट हफ्ते में एक क्लास मिस करता है, तो क्या ये इसके लिए एक्सक्यूज हो जाएगा कि फिर वो अगली क्लास में होमवर्क करके नहीं आएगा? आप अपने स्कूल लाइफ में कम से कम 15-20 क्लासेस तो मिस करते ही हो हर सब्जेक्ट का, तो क्या फाइनल एग्जाम में वो क्वेश्चन छोड़ देते हो क्या? पढ़ते हो ना खुद से? बहाने पे बहाने देते हो सब। So anyways, for me right now I'll take the class only according to the 6 people. इन 6 लोगों के अकॉर्डिंग मैंने क्लास को रन करना है। आशुतोष, अली अब्बास, रौनक, आर्या, अंशुल एंड अनीश, ठीक है। और बाकी लोगों को रहना है तो रह सकते हैं, जाना है तो जा सकते हैं। यू गाइज आर ऑफ नो यूज फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, ठीक है। 3 क्वेश्चंस मैंने दिया है। अगर 3 क्वेश्चंस भी लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा है तो भाई साहब आप पढ़ने के लिए नहीं बने हुए हो, ठीक है। Okay, so let's start with the questions. Anyways, since we have only 3 questions, तो मैं तीनों डिस्कस कर रहा हूँ फटाफट। Question number 6 कह रहा है a milk tank is in the form of a cylinder whose radius is given and length is given. आपको पूछा गया है find the quantity of milk in liters that can be stored, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज आप ये कर सकते थे कि बस ये यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिख रहा होगा आपको, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, बस इसका यूज करने वाले हैं यहाँ पे और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ क्वेश्चन में ये बोला है कि रिकॉर्डिंग ऑन कर लेते हैं, ऑन। तो साथ ही साथ क्वेश्चन ने ये बोला है कि बस आप बताइए कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना स्टोर किया जा सकता है टैंक में। क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना स्टोर किया जा सकता है टैंक के अंदर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? आपसे क्वेश्चन वॉल्यूम निकालने के लिए पूछ रहा है, ठीक है। एंड नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। तो हमारे पास आर भी गिवन है और हमारे पास एच भी गिवन है। तो गाइस बेसिकली आपको जो यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत पड़ भी रहा होगा, लेट्स से पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। आर तो अपना 1.5 दिया हुआ है और लेंथ अपना 7 मीटर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 7 इसको कैंसिल करेगा, 1.5 का स्क्वायर 2.25 हो जाएगा। तो 2.25 इंटू 22, 225 इंटू 22, 450 प्लस 45, 495 के आसपास रहेगा। 495 एंड 0 आएगा, ठीक है। और डॉट लगा हुआ है तो इट विल रिमेन एज इट इज। एक मिनट,
I'll get 49 ठीक है। तो मेरे पास 49.5 मीटर क्यूब ये मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। 49.5 मीटर क्यूब मेरा वॉल्यूम आ जाएगा। लेकिन ये वॉल्यूम किस टर्म्स में आया है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन से यूनिट्स है यहाँ पे? द यूनिट्स आर मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर क्यूब में यूनिट आया, लेकिन हमको निकालना किस में, क्वेश्चन ने किस में पूछा है? लीटर्स में पूछा है। तो मान लो कि आप अगर नहीं पता कि मीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो थोड़ा सा इधर उधर बुक पलटते तो आपको दिख जाता कि 1 मीटर क्यूब का वैल्यू कितना होता है? 1000 लीटर के बराबर होता है, राइट। 1 मीटर क्यूब का वैल्यू 1000 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसीलिए अब हमको बस क्या करना है, 1 मीटर क्यूब is equal to 1000 liters implies 49.5 meter cube is equal to 1000 into 49.5 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 49,500 लीटर्स। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। सिंपल क्या था, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, तो 49.5 मीटर क्यूब कितने लीटर्स के बराबर होगा ये निकालना था और क्वेश्चन डन था। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत? आशुतोष, रंजन, अभिनव, अनीश, अली अब्बास? यस सर। ओके यस सर। यस सर। ओके। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इफ ईच, अच्छा ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसको मार्क कर लो, दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मतलब ओलंपियाड्स वगैरह में तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये मतलब जहां पे आपको कंपैरिजन रहता है, ठीक है। सो इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज? तो कहने के लिए यहाँ पे दो सिनेरियो है कहीं ना कहीं, राइट। हमारे पास एक है, दो क्यूब्स है कहने के लिए, एक मान लेते हैं क्यूब 1 और एक मान लेते हैं क्यूब 2। क्यूब 1 है और क्यूब 2 है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि पूछा जा रहा है कि भाई साहब अगर ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल, मतलब अगर एज को डबल कर दिया, तो मान लेते कि इनिशियली जो एज था यहाँ पे वो था a, तो यहाँ पे वो एज कितना हो जाएगा? 2a, ठीक है, डबल हो गया ना, तो 2a। अब बात हो रही है सरफेस एरिया की। अब सरफेस एरिया क्या होता है आशुतोष क्यूब का? व्हाट सर? व्हाट इज सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब? एक सेकंड, आई डोंट नो। 6a स्क्वायर। कितना? 6a स्क्वायर। वेरी गुड, 6a स्क्वायर। बेसिकली जो भी एज होता है उसका स्क्वायर करते हैं और उसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि एक जो क्यूब होता है ना, उसमें 6 स्क्वायर लगे हुए रहते हैं एक तरीके से, और हर स्क्वायर का एरिया होता है a स्क्वायर। तो ऐसे अगर 6 स्क्वायर्स लगे हुए हैं तो उनका एरिया हो जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे 6a स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम सरफेस एरिया की बात करें तो यहाँ पे 6 इंटू 2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे h का वैल्यू कितना है? यहाँ पे h है हमारा 2a का, ठीक है। तो अब ये कितना हो जाएगा? 2a का होल स्क्वायर बन गया 4a स्क्वायर, 4 इंटू 6 24, तो ये आ गया हमारा 24a स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स इंक्रीज हुआ? पहले 6 स्क्वायर था, अभी 24a स्क्वायर है, कितना इंक्रीज हो गया? कितना गुना हो गया? 4। आपको बस सिंपली क्या करना है, यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट रेशियो। तो SA2 अपॉन SA1, SA2 मतलब सरफेस एरिया 2 अपॉन सरफेस एरिया 1। तो सरफेस एरिया 2 इज 24a स्क्वायर, सरफेस एरिया 1 इज 6a स्क्वायर। a स्क्वायर कट जाएगा, 24/6 आपको मिलेगा 4, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर होता है, मतलब फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा 4। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। सिंपल सा क्या करना था, हमें एजेस दिए हुए हैं, एजेस के अकॉर्डिंग हमने सरफेस एरिया कैलकुलेट किया। दोनों सरफेस एरिया अलग अलग आए हैं और उन दो अलग अलग सरफेस एरिया का फिर मैंने न्यू सरफेस एरिया अपॉन इनिशियल सरफेस एरिया का रेशियो लिया है।
न्यू अपॉन इनिशियल का रेशियो लिया है और वहीं से मेरा आंसर आया है। ठीक है, सेम चीज हमको सेकंड वाले के लिए करनी है। सेकंड वाला अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम 1, अगर मैं बात करूं वॉल्यूम 1, तो वॉल्यूम 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। और मैं बात करूं वॉल्यूम 2 का, तो वॉल्यूम 2 यहाँ पे हो जाएगा 2a का होल क्यूब। वॉल्यूम 1 a क्यूब, वॉल्यूम 2 हो गया 2a का होल क्यूब, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 8a क्यूब। अब क्लियरली दिख रहा है गाइस कि ऊपर a क्यूब है, नीचे 8a क्यूब है। कितना टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो गया, राइट। और ऐसे भी मान लो अगर किसी को नहीं पता चले 8 टाइम्स कैसे हुआ, तो वो क्या करेंगे, फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम का रेशियो लेंगे। फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम का रेशियो लेंगे। तो फाइनल वॉल्यूम है 8a क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम है सिंपल a क्यूब, तो दोनों में a क्यूब कट जाएगा, तो यहां से हमको वैल्यू आ जाएगा 8। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है। द ओनली थिंग इज आपको कंपैरिजन कैसे करना है ये पता रहना चाहिए। तो इज इट क्लियर और डू आई नीड टू रिपीट एनी पार्ट? Clear. Clear, sir. ठीक है, तो मैं ये स्क्रीन से रब कर रहा हूं। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। Water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. रिजर्वर क्या होता है, एक तरीके से जहां पे पानी को इकट्ठा करके रखते हैं, मतलब जैसे मान लो ये जो वाटर सप्लाई यूनिट्स होते Water हैं ना, plant. वाटर प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी पानी को रिजर्व करके रखा जाता है। ड्यू टू, क्यों रिजर्व करते हैं, मल्टीपल रीजन हो सकता है, इमरजेंसी के लिए रिजर्व कर रहे हैं, हो सकता है बाढ़ वगैरह आने से रोकने के लिए रिजर्व किया जा रहा है, इट कैन बी ऑफ मल्टीपल रीजन। तो आप रिजर्वर को एक तरीके से बहुत बड़ा टैंक समझो। ठीक है, इट इज अ वेरी बिग, यहाँ पे तो शेप देख के क्यूबॉइडल ही है और मैटर भी नहीं करता वैसे, वेरी बिग टैंक। ठीक है, बहुत बड़ा टैंक। सो नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि उस रिजर्वर में ना, ये क्वेश्चन थोड़ा समझना अच्छे से। रेट यहाँ पे दिया हुआ है 60 लीटर्स पर, मतलब ये कह रहा है कि इसमें जो पानी गिरता है, जो पानी गिर रहा है वो गिर रहा है 60 लीटर्स पर मिनट के अकॉर्डिंग, 60 लीटर्स पर मिनट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कोई मेरे को समझा सकता है इसका मतलब एकदम ऐसे समझाना चाहोगे इस रेट को मेरे को, तो कैसे समझाओगे? एनीवन? सर की 1 मिनट में 60 लीटर ऑफ टैंक है ना, जो उसका हाँ। 60 लीटर भर देता है वाटर। Exactly. उतना प्रेशर है। एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। तो जैसे कि आप लोग घर पे पंप वगैरह अगर चलाना, मोटर चलाना पड़ता है अगर आपको, तो आपको एक कुछ आइडिया हो गया ना कहीं कि अगर आप 10 मिनट के लिए चलाते हो तो आपका टैंक पूरा भर जाता है। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप रेट के बारे में सोचते हो। यहाँ पे वो रेट जो है ना वो क्लियरली गिवन है, रेट बोला जा रहा है 60 लीटर्स पर मिनट। इसका मतलब है कि हर मिनट में 60 लीटर पानी रिजर्वर के अंदर आ रहा है। हर मिनट में 60 लीटर पानी रिजर्वर के अंदर आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन ने फिर इंफॉर्मेशन दिया है कि वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर है 108 मीटर क्यूब। अब गाइस मीटर क्यूब भी यूनिट होता है वॉल्यूम का और लीटर भी यूनिट होता है वॉल्यूम का। तो हमको दोनों में से एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो दोनों को लीटर में रखेंगे या दोनों को मीटर क्यूब में रखेंगे, पहली बात। ठीक है, सर तो लीटर में। हाँ मैटर नहीं करेगा। तो और साथ में क्या पूछा है, साथ में पूछा है कि बताइए कि इस रेट से अगर पानी गिरता है रिजर्वर के अंदर, और रिजर्वर जो कि मेरा 108 मीटर क्यूब के वॉल्यूम का कैपेसिटी का है,
तो इस रेट से कितना टाइम लगेगा इस 108 लीटर को भरने में? इस रेट से कितना टाइम लगेगा इस 108 लीटर को 108 मीटर क्यूब को भरने में? ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, हम थोड़ा सा रेट में चेंजेस ले आते हैं। या जैसे वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर की बात करें, तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर जो है वो हमको कितना दिया हुआ है अभी? वो हमको दिया हुआ है 108 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे हम अभी हमने देखा था ना कि 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, तो इसीलिए हम इसको इंटू 1000 कर देते हैं और अब हम यूनिट लिखेंगे लीटर्स का। ठीक है, 1000 कर दिया और यूनिट लिखा लीटर्स का। ये आ गया मेरा पहला स्टेप। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। रेट ऑफ वाटर दिया है 60 लीटर्स पर मिनट, 60 लीटर्स पर मिनट। तो अगर मैं इसको ठीक है, ये दिया हुआ है, तो अगर मैं टाइम की बात करूं गाइस, टाइम यहां से अब अगर मैं टाइम निकालने जाऊं तो टाइम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर अपॉन रेट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर अपॉन रेट। बोलो ये समझ में आ रहा है क्या? टाइम इज Yes, इक्वल टू sir. वॉल्यूम अपॉन Yes, sir. ठीक है, तो अब हम ऊपर बस वॉल्यूम के वैल्यूज को फिक्स कर देते हैं। वॉल्यूम कितना है? 108 इंटू 1000 लीटर्स, ये कितना है? 60 लीटर्स पर मिनट। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लीटर लीटर कटेगा, यूनिट्स भी कटते हैं, एक जीरो यहाँ पे एक जीरो के साथ कटेगा, फिर ये 6 इसको कैंसिल करेगा, 6 1 6 48 8 6 48। ठीक है, तो अभी हमारे पास कितना आया टाइम? यहाँ पे 18 है और यहाँ पे 100 बचा है, 1800 मिनट्स। 1800 मिनट्स। हाँ रौनक, हैंड रेस किया, कुछ पूछना है क्या? No, sir. ओके, तो बस गाइस क्या किया हमने, गिवन क्वेश्चन में जो वॉल्यूम दिया हुआ था वो वॉल्यूम मीटर क्यूब में था, उसको मैंने लीटर्स में कन्वर्ट कर लिया। हमारे पास जो रेट दिया हुआ था वो लीटर पर मिनट के फॉर्म में दिया हुआ था। हमको टाइम निकालना था नंबर ऑफ आवर्स में, तो पहले मैंने टाइम कैलकुलेट किया वॉल्यूम अपॉन रेट करके। वॉल्यूम अपॉन रेट किया तो मेरे को मिला 1800 मिनट। अब इसी 1800 मिनट को मुझे आवर्स में कन्वर्ट, तो जैसे कि ये टाइम मेरे पास अभी दिया हुआ था 1800 मिनट्स। अब आपको पता है कि अगर मिनट को आवर में कन्वर्ट करना होता है तो किससे डिवाइड करेंगे? 60 से. 60 से, राइट? 60 अपॉन 60 आवर्स। अब ये 0 0 कटा और ये यहाँ पे कैंसिल होकर बना 30। तो फाइनली हमारा आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा 30 आवर्स। बोलो समझ में आया क्या? क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, आपको कहीं ना कहीं इतना ही सोचना है आपको। हाँ रौनक बोलो। सर हम रेट में इंटू 60 करके उसको आवर्स में ला सकते हाँ कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली देखो गाइस, इस क्वेश्चन को आप अपने घर के एग्जांपल के साथ सोचते कि मान लो कि आपके घर पे जो पंप जो मोटर ऑन किया आपने, तो ऊपर एक टैंक होगा जहाँ पे पानी मतलब पानी जाता है, ठीक है। मान लो कि आपका जो टैंक था वो 1000 लीटर का था, ठीक है, और आपने जो पंप ऑन किया ना, वो पंप 1 मिनट में 100 लीटर पानी भर देता है। आपका जो पंप था वो 1 मिनट में 100 लीटर पानी भर देता है, और आपका टैंक कितने का था? 1000 लीटर का। तो टाइम कितना लगता आपको? 10 minutes 10 मिनट्स लगता। तो आप उस टाइम पे एक्चुअली क्या कर रहे हो? आपने 1000 अपॉन 100 ही तो परफॉर्म किया होगा ना। अब 1000 आपका वॉल्यूम था, 100 आपका रेट था, तो उसी कॉन्सेप्ट को देखो मैंने यहाँ पे यूज करके ना सॉल्व किया है। टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन रेट, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके तो मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा, ओके। ये क्वेश्चन मतलब कि अगर आप रिलेट करते, थोड़ा सोचते रियल लाइफ के साथ, तब ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। क्लियर है?
ठीक है ना? कोई डाउट है किसी को? खत्म टॉपिक? नो सर। चलो, तो अब हम थोड़ा सा शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी इन्फॉर्म कर दिया था, ये जैसे ही खत्म होगा तो वी विल स्टार्ट विद एक्सपोनेंट्स। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद एक्सपोनेंट्स। अब ये एक्सपोनेंट वाला पार्ट आप ऑलमोस्ट अच्छा खासा 7th में पढ़ते हो, तो इसके कारण ये टॉपिक इजी हो जाता है। मतलब कुछ यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट आप नहीं सीखोगे, थोड़े से क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा। एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ठीक है। सो अब देखो, आपको जब एक नंबर मिलता है a टू द पावर b के फॉर्म में, एक नंबर मिलता है a टू द पावर b के फॉर्म में, तो यहाँ जो a होता है उसको हम अलग नाम से बुलाते हैं, और जो b होता है उसको भी एक अलग नाम दिया गया है। बता सकते हो क्या a को क्या क्या बोला जाता है? यस समीर, हैंड रेस किया, बताओ। A is base and B is exponent. Exactly. A is base and B is exponent. एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, पावर भी बोल सकते हो, और रेडिकल भी बोला जाता है कहीं। ठीक है, एक्सपोनेंट या पावर या रेडिकल, राइट। अच्छा, अब a टू द पावर b का मतलब क्या होता है? कोई ये बताओ, a टू द पावर b का मतलब क्या होता है? नो 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 नो, a का पावर b का मतलब क्या होता है? a बेस है, b पावर है। एक्चुअली इसका सिंपल सा मतलब होता है गाइस कि दिस इज इक्वल टू a इंटू a इंटू a इंटू a, कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे? जितना इसका पावर होता है, ठीक है, जितना इसका पावर होता है। एग्जाम्पल 2 टू द पावर 7 अभी किसी ने चैट में लिखा है, तो 2 टू द पावर 7 का मतलब क्या हुआ? 2 जो है वो 7 बार मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, 5 6 7, तो 7 बार मल्टीप्लाई होता है, और ये वैल्यू कहीं ना कहीं जाकर 128 आती है। ठीक है, तो व्हाट इज a टू द पावर b? तो यू विल से a टू द पावर b का वैल्यू जो होगा दैट विल बी a मल्टीप्लाइड फॉर b टाइम्स, a मल्टीप्लाइड फॉर b टाइम्स। ठीक है, और a को क्या बोलते हैं? तो a को बेस बोलते हैं, और b को बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट या रेडिकल। ओके, व्हाट इज, अच्छा समीर पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोनेंट एंड पावर? समीर कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। इस चैप्टर में एक्सपोनेंट एंड पावर बोथ मींस द सेम थिंग। ओके, इज इट ओके समीर? ये मैंने ये बोल रहा हूं कि इसको आप एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, या फिर पावर भी बोल सकते हो, या फिर रेडिकल भी बोल सकते हो। चलो अब चलते एक बार आपके एनसीईआरटी। समीर का क्वेश्चन है व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स एंड व्हाई नॉट एक्सपोनेंट्स और पावर्स?
एक्सपोनेंट आपका कहीं ना कहीं मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव का बात करता है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, ठीक है। बट एज सच आई नेवर थॉट, लेट मी थिंक एंड आई विल टेल यू लेटर, ओके। सो आप ये सारी चीजें यहाँ पे रीड करोगे। अब ये कोई भी चीज समझने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का। ये जो सामने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट दिख रहा है ना, तो इसी पे पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो बेस्ड। So laws of exponents, अब इसको अच्छे से अपने दिमाग में क्लियर रखना है आप सबको, ठीक है। सबसे पहले अगर आप दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो और दोनों का पावर सेम है, बेस सॉरी दोनों का बेस सेम है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि उनके पावर प्लस हो जाता है। एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो इसी के जैसा सिमिलर अगला जो फॉर्मूला है कि अगर हम दो नंबर्स का डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं जहां पे दोनों का बेस सेम है, तो उस केस में उनके पावर्स का क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन के ऊपर पावर लगा हुआ है, a इंटू बी होल टू द पावर m लगा हुआ है, तो उस केस में क्या होता है कि जो पावर होता है वो इंडिविजुअल वैल्यूज जो है अंदर, मतलब कि दो बेस है ना कहने के लिए एक तरीके से, तो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर वो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। सेम विल बी एप्लीकेबल हियर, a बाई b होल टू द पावर m अगर दिया हुआ है तो आई कैन राइट इट एज a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, ठीक है। रिलेट करो एकदम, मल्टीप्लिकेशन, दो चीजें मल्टीप्लिकेशन में और दोनों के ऊपर सेम पावर लगा हुआ था, तो पावर दोनों के ऊपर इंडिविजुअली आ सकता है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे वो अब डिवीजन में, ठीक है। सबका एक एक एग्जांपल वगैरह भी देख लेंगे। जैसे मान लीजिए पहले वाले का एग्जांपल, 2 टू द पावर 7 इंटू 2 टू द पावर 3, हमको ये वैल्यू पूछा गया। तो इस केस में आप सीधा क्या कर सकते हो, दोनों का बेस सेम है तो दोनों के पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो 2 टू द पावर 7 प्लस 3 ये हो जाएगा 10, ठीक है। फिर एग्जांपल नंबर 2, अब अगर यही एक दूसरे से डिवीजन में हो तो 2 टू द पावर 7 अपॉन 2 टू द पावर 3, तो आपको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना पड़ता, फायदा वहीं पे हो रहा है कि हमको एक्चुअल डिवीजन नहीं करना पड़ रहा, हम देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है, तो उस केस में पावर्स का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो वी विल हैव 7 माइनस 3, ठीक है। फिर आते हैं एग्जांपल 3 पे, यहाँ पे मानो कि ऐसा दिया हुआ है 2 टू द पावर 7 इंटू 3 टू द पावर 7, हमको ये बताना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और दोनों का पावर सेम है, तो जब दोनों का पावर सेम होता है तो हम क्या करते हैं, हम उन दोनों बेसिस को मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर बाहर लगा देंगे, तो ये बन गया 2 इंटू 3 6 और ये बन गया 6 टू द पावर 7, तो ये मैंने प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज किया है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 के ऊपर का एग्जांपल, एग्जांपल 4। तो एग्जांपल 4 इसी को ऐसे ही पिक कर लेते हैं कि लेट्स से आई हैव 4 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 7, तो उस केस में ये बन जाएगा 4/2 होल टू द पावर 7, ठीक है।
तो 4/2 आपका 2 हो गया, तो ये बन गया 2 to the power 7. दिस विल बी माई फाइनल आंसर. अच्छा, यहाँ पे बेस छूट गया है. दिस इज 2 to the power 10. थैंक यू रौनक. एकदम सिंपल सा है ना, कहीं ज्यादा कुछ आई थिंक इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी. इट्स ऑल अबाउट रियलाइजिंग. जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 हो गया या एग्जांपल नंबर 2 हो गया, ऊपर मल्टीप्लिकेशन है, नीचे डिवीजन है, दोनों के बेसिस सेम है. लेकिन एग्जांपल नंबर 3 और एग्जांपल नंबर 4, उसमें क्या है, उसमें बेसिस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है. तो पावर सेम होगा तो क्या करना है, बेसिस सेम होगा तो क्या करना है, ये हम इधर ऑलरेडी देख चुके हैं. सब बता रहा हूं, कर्तव्य है, सब बता रहा हूं. ठीक है. अब यहां दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एक्सपोनेंट. ये जो दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे m और n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. m और n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है. अंशुल बता रहे हैं, देखते रहो. 4 एक्सपोनेंट्स के रूल तो अभी दिख गए. अभी आगे यहाँ पे और देखते हैं. अभी देखो, मान लो कि आपके पास एक नेगेटिव एक्सपोनेंट दिया हुआ है, a to the power -n के फॉर्म में दिया हुआ है. आप इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो, पॉजिटिव पावर में लेकर आना चाहते हो, तो इन दैट केस आप इसको क्या यूज कर सकते हो, 1/a to the power n. तो इधर से ये माइनस जो है ना, वो माइनस हट जाएगा. माइनस जो है वो हट जाएगा. ठीक है. एग्जाम्पल 2 to the power -3 is equal to 1/2 to the power 3. So this becomes 1/8. ठीक है. This becomes 1/8. इसी का एप्लीकेशन है a to the power -1 is equal to 1/a. n के जगह पे 1 आ गया कहने के लिए, तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी 5. दिस इज एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी 5. नेक्स्ट, मान लो आपके पास nth रूट है. nth रूट, इसको बोलेंगे nth रूट ऑफ a. ठीक है. You don't have to write, just try to listen. After the class you'll get this ppt. nth root of a. तो इस केस में nth root of a जो होता है, अगर हम इसको एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने जाए, इसको अगर raised to the power 1/n. Exactly, this becomes a raised to the power 1/n. okay, ये बन जाता है a raised to the power 1/n. एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया. तो जब स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो हम एक्चुअली पे यहाँ पे पावर लिखते नहीं है. ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंडेबल है कि ये पावर कितना होगा, द पावर इज 1/2. ठीक है. लेकिन इसके अलावा मान लो हम स्क्वायर रूट के जगह हम क्यूब रूट निकालना चाहते हैं, तो हमको फिर यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा. फोर्थ रूट निकाल रहे हैं तो हमको 4 लिखना पड़ेगा. ठीक है. तो उस केस में ये बन जाएगा आपका 5 to the power 1/3. तो दिस इज हाउ यू कैन मैनिपुलेट द रूट. ओके, this is how you can manipulate the root. Okay. n is रूट के बारे में बता रहे हैं. कर्तव्य n जो है वो रूट के बारे में बता रहे हैं. कहीं ना कहीं मानो स्क्वायर रूट होगा तो 2 आएगा, क्यूब रूट होगा तो 3 आएगा, फोर्थ रूट निकाल रहे हैं तो 4 आएगा, लाइकवाइज. ओके. रौनक, आई डोंट नो, हो सकता है थोड़ा आपके वहां पे इंटरनेट का इशू हो. अच्छा, देख लेते क्या एक दो आई थिंक प्रॉपर्टी में कोई मिस आउट हो रहा है क्या. आई थिंक डन. एक दो छोटा मोटा बच रहा होगा वैसे. हाँ, कोई कुछ कह रहा है तो बोलो. हाँ, a to the power 0. ठीक है. a to the power 0
इज इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ पे लेकिन लिखा हुआ रहता है a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा किसी भी नंबर का अगर पावर 0 लगाएंगे ना तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 लगाएंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। समीर का क्वेश्चन है कि सर हाउ a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो समीर इसका सिंपल सा लॉजिक है, छोटा सा प्रूफ है इसका कहने के लिए। दिस a टू द पावर 0 कैन बी रिटन एज a टू द पावर, मान लीजिए 1 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? 0 को मैं 1 माइनस 1 लिख सकता हूं, बोलिए। यस सर। ठीक है, तो a टू द पावर 1 माइनस 1 है। अब मैं पावर्स को अलग अलग कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर 1 इंटू a टू द पावर माइनस 1। आई कैन डू दिस एज वेल। ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्शन में आया है तो कहां से आया होगा, याद करो। अगर पावर सब्ट्रैक्शन में आया है तो इसका मतलब कि वो डिवीजन हुआ होगा, वहां पे दोनों नंबर्स का डिवीजन हुआ होगा, दोनों का बेस सेम होगा, प्रॉपर्टी नंबर 2। तो ये लॉजिक को भी यूज कर सकते हो कि दिस इज a टू द पावर 1 a टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 1। हो सकता है कि नहीं? तभी जाकर ना पावर में माइनस आया होगा, बोलो। ठीक है, तो अब a टू द पावर 1 डिवाइडेड बाई a टू द पावर 1 का मतलब तो a बाई a ही हो गया, और a बाई a का वैल्यू अल्टीमेटली 1 आएगा कैंसिल होकर। ठीक है, so this is the small and simple proof of why any number to the power 0 is equal to 1. Conditions that number should not be equal to 0. ठीक है, because 0 to the power 0 is not defined in mathematics. ठीक है ना? तो कितने हो गए? 8 हो गए। हाँ, रौनक का क्वेश्चन है कि सर 1 माइनस 1 की जगह 5 माइनस 5 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो रौनक, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लिख सकते हो। तो उस केस में a टू द पावर 5 अपॉन a टू द पावर 5 हो जाएगा। समीर, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द केसेस, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द केसेस, एंड इट वाज जस्ट अ प्रूफ ना। आप चाहो तो इसको इन जनरल वो भी कर सकते हो, आप चाहो तो। अगर मैं इसका एक सिंपल सा, ये तो मैंने वैल्यू लेकर प्रूफ दिया, अगर आप जनरल प्रूफ देखना चाहते हो, प्रूफ 2, तो आई कैन राइट a टू द पावर 0 एज a टू द पावर n माइनस n लिख सकते हैं। ठीक है, n माइनस n लिख सकते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा? a टू द पावर n डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। ठीक है, अब इन दोनों का डिवीजन जो कर रहे हो तो दोनों सेम ही नंबर है, तो फिर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, रौनक कह रहा है कि सर प्रूफ पेज नंबर 197 में भी दिया हुआ है, चलो देख लेते हैं। ये देखो, इसके बारे में बात कर रहे हैं रौनक। a टू द पावर n इज 1 ओनली इफ n इज 0। ये कह रहा है कि एक नंबर के पावर का वैल्यू 1 होगा ओके। सो गाइज, ये आप देख सकते हो आपके सामने, यहाँ पे छोटा सा प्रूफ वगैरह दिया हुआ है इसका। ठीक है समीर,
अगेन ये जितने भी मैंने प्रॉपर्टीज लिखे ना, जितने भी प्रॉपर्टीज लिखे सारे प्रॉपर्टीज में n कैन बी एनीथिंग. आदित्य म्यूट योरसेल्फ. जितने भी प्रॉपर्टीज लिखी हैं, लेट मी मेंशन इट हियर, ताकि नोट्स में आप लोगों के पास रहेगा. Point to be noted, my lord. It is applicable. It is applicable or in all the properties, n can be anything. n can be anything. कुछ भी हो सकता है भाई साहब, ठीक है ना, कुछ भी. It can be a natural number, वो इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शन बोल लो या डेसिमल बोल दो, ठीक है समीर. इट विल स्टिल बी वैलिड. एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारे पास 2 to the power 5.3 into 2 to the power 3.9 into 2 to the power 4.8 ये दिया हुआ है, ठीक है. तो अभी भी हमारे लिए ये प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होंगी ही होंगी, या रोना, ये अभी भी एप्लीकेबल होंगी. अभी जैसे कि आपके सामने जो रेड कलर से लिखा हुआ है, यहाँ पे सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन में हैं. तो जब सारे मल्टीप्लिकेशन में होते हैं और सारे के बेसिस सेम होते हैं, तो उस केस में हम बेस लिखते हैं और ऊपर फिर पावर्स को ऐड कर देते हैं. तो ये हो गया 5.3 प्लस 3.9 प्लस 4.8, ठीक है. तो उस हिसाब से ये क्या हो गया, ऐड करो तो 5.3 0.3 0.9 1.2 1.2 प्लस 0.8 2 हो गया. तो 2 वहां पे, 8 4 12, तो 12 और 2 14, तो यहाँ पे 2 to the power 14 हो गया. दिस बिकम्स माय फाइनल आंसर, ठीक है. यस समीर यू कैन. रौनक को बात करेंगे वो सेकंड एक्सरसाइज का पार्ट है, ठीक है. तो अभी चलो देखते हैं. Okay guys, so start with this questions. पावर नोटेशन मतलब कि पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. समीर का क्वेश्चन है कि सर इफ a is raised to the power 2/3 then, if a is raised to the power 2/3 then, तो समीर आप उस केस में ऐसे लिख दो बस a to the power 2/3, ठीक है. पावर कैन बी एनीथिंग. it can be a it can be a rational number, actually it can be an integer, it can be a whole number, it can be a natural number. The only thing which you should know or which you need to know is how to write the values, okay. What is the proper way of writing the values, which is nothing but a to the power b wala form, okay, where a is called as the base and b is called as the power. So when you are saying a raised to the power 2/3, तो a तो आपने ऐसे ही रखा है, b की जगह पे आपने 2/3 रख लिया. So this will be your proper way of writing your statement, okay.
I hope that answers your question. Is it clear now, Sameer? मान लो समीर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है? आपका a to the power 2/3 into a to the power 4/3, ठीक है? इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो उस केस में आप क्या देख रहे हो कि मेरे पास दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, दोनों के बेसेस सेम है। तो उस केस में बेस को लिखेंगे डायरेक्टली और दोनों के पावर्स को ऐड कर देंगे, तो वी विल हैव 2/3 प्लस 4/3, ठीक है? a to the power 2/3 प्लस 4/3। अब वहां पे एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना आया? एलसीएम आया 3 का, तो ऊपर बन गया 2 + 4 6, तो अल्टीमेटली दिस बिकम्स a का स्क्वायर, राइट? रौनक सॉरी समीर, दिख रहा है क्या? हमारा प्रॉपर्टीज वैसे ही लग रहा है जैसे पावर्स जहां सिंपल नेचुरल नंबर हो या फिर अभी जैसे इस केस में फ्रैक्शंस है। Sameer, give me a confirmation. Is it clear? Sameer, give me a confirmation. Is it clear? Okay. अच्छा, रौनक का एक क्वेश्चन है। रौनक से पहले अनीश का एक क्वेश्चन है गाइस। इफ पावर इज सेम एंड बेस इज डिफरेंट, देन व्हाट टू डू? तो अनीश, मान लो मैं लेता हूं 5 to the power 2, या बड़ा पावर ले लेता हूं 5 to the power 4, ठीक है, इनटू 3 to the power 4, ये ले लिया मैंने। अब यहां पे क्या है? यहां पे बेस डिफरेंट है और पावर्स सेम है। ऐसे में आपको क्या बोला गया है? आप चेक करो, प्रॉपर्टी चेक करो। ये देखो, प्रॉपर्टी नंबर 3 को देखो एक बार। इसमें क्या है? a to the power m into b to the power m। यहां पे पावर्स सेम है लेकिन बेसिस डिफरेंट है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? आप दो जो डिफरेंट बेसिस है उनको पहले मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसके ऊपर पावर लगा सकते हो, ठीक है? तो ये चीज अब आप यूज कर सकते हैं हम लोग यहां पे। अच्छा लगे वो गायब हो गया। रौनक का क्वेश्चन है, if a is raised to 2/3 and it is whole raised, रौनक का क्वेश्चन है a to the power 2/3 whole raised to the power 5, राइट? इसका मैं छोटा सा एक प्रॉपर्टी लिख देता हूं। प्रत्युष 2 to the power 4 into 2 to the power 4 कितना होगा? बेस सेम है, बेस को पकड़ लो, पावर्स को वो कर लो। अच्छा चलो, प्रत्युष के एक अच्छा क्वेश्चन है गाइस, यहां पे कर लेते हैं उस क्वेश्चन को। प्रत्युष का क्वेश्चन है 2 to the power 4 into 2 to the power 4, ठीक है? यहाँ पे बेसिस भी सेम है, पावर्स भी सेम है। तो प्रत्युष सुनो, और बाकी लोग, अच्छा बाकी लोग फटाफट एक बार आंसर बताओ इसका, मेरे को फटाफट आंसर बताओ पहले। तो अली, अनीश, आर्या, आप सबके आंसर सही है। कर्तव्य,
देखो, तो अब यहाँ पे दो केसेस होंगे। हो सकता है कि किसी ने पावर्स को सेम कर दिया, मतलब किसी ने यूज किया प्रॉपर्टी नंबर मान लो 1, किसी ने यूज किया प्रॉपर्टी नंबर 1। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 को यूज करने के अकॉर्डिंग आपने क्या किया होगा, दोनों का बेसिस सेम है तो सेम बेस लिख दिया और फिर उनके पावर्स को ऐड कर रहे हो, तो 4 + 4, तो कितना बन गया, 2 to the power 8 बन गया। ओके, हो सकता था किसी ने प्रॉपर्टी नंबर 3 सोचा, उसने देखा कि भाई साहब दोनों के पावर सेम है, तो उस केस में उसने क्या किया होगा, उसने ब्रैकेट लगाया, उसके ऊपर पावर लगा दिया 4 और उनको मल्टीप्लाई किया, ए का वैल्यू भी 2 लिया और बी का वैल्यू भी 2 लिया। तो इस केस में ये क्या बन गया, इस केस में ये बन गया 4 to the power 4 and this 4 to the power 4 becomes ultimately 2 to the power 8। ठीक है, तो यू कैन यूज प्रॉपर्टी 1, मतलब इसको प्रॉपर्टी 1 की तरह भी ट्रीट कर सकते थे और प्रॉपर्टी 3 की तरह भी ट्रीट कर सकते थे। एंड व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, यू ऑब्जर्व दैट दोनों ही केसेस में मेरा फाइनल जो आंसर आया है वो सेम है। अच्छा, एक छोटी सी प्रॉपर्टी मिस कर गया हूं, वो लिख रहा हूं, एक छोटी सी प्रॉपर्टी मिस कर गया हूं, यहां लिखता हूं, प्रॉपर्टी 9, a to the power m, a to the power m whole to the power n, तो दिस इज इक्वल टू, मतलब आप समझो कि आपके पास ऑलरेडी एक बेस है जिसके ऊपर पावर दिया हुआ है और इसमें होल टू द पावर n लगा हुआ है, तो दिस बिकम्स a to the power mn। इस केस में ये बन जाएगा a to the power mn। तो बेसिकली ये दोनों पावर्स, both the powers gets multiplied, both the powers gets multiplied। Anshul, ठीक है, चलो छोटे मोटे क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं अब, आ जाओ मैदान में क्वेश्चन सॉल्व करने। -1 to the power odd क्या होगा, -1 to the power even क्या होगा, बताओ जल्दी। -1 to the power odd मतलब ऊपर और एक ऑड नंबर लगा हुआ है, कोई भी ऑड नंबर। नो अनीश, गलत है, बाकी लोग आंसर करो फटाफट, हरी अप। आर्या, यस सर। बताओ, म्यूट करो, म्यूट करो चैट में आंसर बताओ। See, what I'm trying to say is, if you have -1 to the power odd ना, तो let's take an example to understand that part। कोई भी एक ऑड नंबर बताइए, छोटा मोटा। सर 3 3 7 तो -1 to the power 3 का मतलब क्या हुआ, -1 इंटू -1 इंटू -1। अब 3 बार -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। -1 to the power 7, ठीक है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, 7 की जगह मान लो 1 ले लेते हैं, 1 भी तो ऑड नंबर ही है, तो उस केस में -1 एक ही बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 ही आएगा। मान लो मैंने -1 टू द पावर 5 लिया, तो उस केस में -1 कितना बार मल्टीप्लाई होगा,
5 बार। ठीक है, अब जो देखो हर केस में वैल्यू सेम आती है। कैसे सेम आती है? ये 2 -1 को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बन जाता है, बताइए? 1 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 -1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से 1 बन जाता है। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो बचा क्या? एक ही -1 बच गया। यहाँ पे भी कह सकते हो कि क्या हुआ था, 2 -1 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर 1 बन गए थे। 1 इंटू -1 हमारा फाइनली -1 रहा था। तो इसलिए यहाँ पे भी -1 रह गया, यहाँ पे भी -1 रह गया और यहाँ पे भी -1 रह गया। तो अल्टीमेटली आपको कभी भी -1 के ऊपर एक ऑड नंबर दिखेगा पावर के फॉर्म में, तो आप उस केस में क्या लिखोगे? आपका आंसर होगा -1। ठीक है, एंड सिमिलरली जब बात होती है -1 टू द पावर इवन, तो उस केस में आउटपुट हमेशा 1 आता है। जैसे कि मान लो हम देखते हैं -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर मतलब -1 इंटू -1। अब 2 -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? +1 मिल जाएगा। यहाँ पे सिमिलरली अगर हम -1 टू द पावर 4 देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये -1 4 बार मल्टीप्लाई होगा, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1। अब ये 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, पहला 2 का मल्टीप्लीकेशन आया 1, अगले 2 का मल्टीप्लीकेशन भी आया 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये बन गया 1। कर्तव्य का क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछा है कर्तव्य ने। 1 इज इवन और ऑड? कर्तव्य आज होमवर्क क्यों नहीं सबमिट किया? बताओ। आप तो लास्ट टाइम ही मैसेज लिख रहे थे, सर आई ऑलवेज सबमिट द होमवर्क। आप कह रहे हो नाउ आई विल ऑल टुगेदर। दैट इज ऑफ नो यूज ना। होमवर्क मतलब कि एक क्लास से पहले का रहता है, तब उसकी वैल्यू रहती है, क्योंकि फिर बच्चे जो क्वेश्चंस करते हैं वो फिर हमसे डाउट्स पूछते हैं और हम उनका डाउट क्लियर करते हैं, तब जाकर उस होमवर्क का फायदा होता है ना। मैं आप लोगों को होमवर्क क्यों देता हूँ? मान लो मैंने सिर्फ 3 ही क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8। जिसने भी घर पे ट्राई किया है, अभी मैंने क्लास में उन्हीं 6, 7, 8 का डिस्कशन किया, तो उन स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ पे गलत हो रहा था, राइट? अब यही होमवर्क अगर आप अगले हफ्ते करोगे, जब अब मैं एक्सपोनेंट एंड पावर चैप्टर में आ गया, और अब अगर आप मेंसुरेशन का होमवर्क कंप्लीट करोगे, तो इससे आपको कोई फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको टाइम उतना ही लग रहा है। जब मैंने होमवर्क दिया तब जितना टाइम लगना था, एक हफ्ते बाद करोगे तब भी उतना ही टाइम लगेगा। लेकिन जब मैंने होमवर्क दिया उस टाइम पे अगर इसे सॉल्व कर लेते तो उसके अगले क्लास में इसका एक छोटा सा अच्छा सा डिस्कशन हो जाता। लेकिन अब वो डिस्कशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपने टाइम पे सबमिट नहीं किया और आप डायलॉग बाजी कर रहे थे। याद है पिछले क्लास में खुद डायलॉग मार रहे थे, 4-5 बार मैसेजेस किए थे आपने वो। So guys, so finally what you need to know, -1 to the power odd जब भी रहेगा आउटपुट इज -1, -1 टू द पावर इवन जब भी रहेगा दैट इज +1। ठीक है, दैट इज +1। प्रत्युष, होमवर्क में मैंने 6, 7, 8 दिया था, ठीक है, 1 से लेके 5 डिस्कस किया था। तो अगर आप कह रहे हो कि 7, 8 और 2 नहीं हो रहा है, तो फिर आप 2 वाला पार्ट तो पूछना ही नहीं था, क्योंकि क्लास में डिस्कशन किया मैंने। चलो, so guys we have 10-12 minutes left, so I would want you guys to start solving some questions. तो एक काम कीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। एक काम करो, आपको 3 क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? कौन से क्वेश्चंस? 1 का पहला, 2 का पहला, 3 का पहला। ये 3 क्वेश्चंस करो जल्दी, मैं पानी पी के आता हूं। 1 का पहला, 2 का पहला और 3 का पहला।
हेलो गाइस, हो गया सॉल्व? Yes, sir. 23 मैसेजेस आए, आई एम वेरी हैप्पी। चलो लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं मतलब। तो गाइस एज आई टोल्ड यू कि 23 मैसेजेस है, तो सबको इंस्टेंट इंडिविजुअली अभी रिप्लाई करना विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो इंस्टेड मैं सीधा आंसर बताता हूँ और आप अपना आंसर्स को वेरीफाई कर लेना, ठीक है? चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 का पहला, 3 टू द पावर -2। पावर क्या है? पावर है नेगेटिव। हम क्या पहले टारगेट करेंगे? पावर को पॉजिटिव करने का। तो ये बन जाएगा 1/3 का स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, ठीक है? तो दिस बिकम्स 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 1/9, ठीक है? फिर आते हैं सेकेंड वाले पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। सो वी हैव -4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 टू द पावर 8। अब इसको ऊपर से देखो कि हम एक डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं और एक ऐसा डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं जिनका बेसिस सेम है। तो जब डिवीजन परफॉर्म कर रहे हो और बेसिस सेम होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं? हम उस केस में ये लिखते हैं और पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सीधा। तो 5 - 8, ठीक है? तो दिस बिकम्स -4 होल टू द पावर -3। अब पावर नेगेटिव है तो हम इसको नीचे ले गए और ये बन गया -4 टू द पावर +3। अब -4 टू द पावर 3 का मतलब क्या हुआ? -4 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -4 इंटू -4 इंटू -4, ठीक है? अब अगर एक बार माइनस को साइड में रखोगे तो 4 4 16, 16 4 64, और 3 बार माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक माइनस रह ही जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर बचेगा वो होगा -1/64, ठीक है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, वी हैड -4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 टू द पावर 8। इट वाज अ डिवीजन, एक ऐसा डिवीजन जिसमें पावर्स अलग अलग है लेकिन बेसिस सेम है। तो प्रॉपर्टी लगाया हमने, बेस को लिखा, पावर्स का सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो वहां से हमको मिला -4 टू द पावर -3। पावर नेगेटिव था, पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में ले गए, तो वी हैव 1 डिवाइडेड बाय -4 टू द पावर 3, and then we calculated the value of -4 to the power 3, which came out to be -64. So question number 2 का जो आंसर होगा that will be -1/64, ठीक है? फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। We have 3 to the power 0 plus 4 to the power -1 into 2 का स्क्वायर, ठीक है? अब यहां पे आपको इसको फाइंड द वैल्यू पूछा है ना, तो वैल्यू कैलकुलेट करना है। 3 टू द पावर 0 हो जाएगा 1, 3 टू द पावर 0 हो जाएगा 1, 4 टू द पावर -1 हो जाएगा 1/4, ब्रैकेट क्लोज्ड, बाहर है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4। अब ब्रैकेट्स के अंदर 1 + 1/4 है, उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको लेना पड़ेगा एलसीएम, और ये एलसीएम आएगा, यहां पे आ जाएगा 4 + 1 ब्रैकेट क्लोज्ड into 4, ठीक है? देन वी हैव एक्चुअली 5/4 into 4, ठीक है? क्या कैंसिल होते हुए दिख रहा है इधर आपको? इधर कैंसिल होते दिख रहा है, 4 4 कटा और आपके पास फाइनली आया 5। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है? दिस विल बी माय फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर गाइस? It's Yes, not sir. at all difficult, okay? This chapter is one of the easiest chapters in this book. बस प्रॉपर्टी आपको पहचानना है कि कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे। हर स्टेप में या हर दूसरे स्टेप में प्रॉपर्टी लग रही है, तो दैट इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग which property we need to use to move to the next step, ठीक है? So finally the answers are 1/9 यहां पे, -1/64 यहां पे, एंड 5 यहां पे। डन? तो खत्म करते हैं फिर यहां पे, क्लास को एंड करते हैं। होमवर्क एक्सरसाइज इसको कंप्लीट करो, ठीक है?
एंड इट इज अ वेरी स्मॉल एक्सरसाइज, वेरी स्मॉल, ऐसे कंप्लीट करना है बस, ठीक है। और एक दो चीजें, टुमारो अनाउंसमेंट आपके ग्रुप पे डाल दिया है मैंने। टुमारो यू हैव अ टेस्ट, चैप्टर्स बता दिए हैं, एंड टाइम टेबल अगर देखा है तो वेडनेसडे को हमारी क्लास है, ठीक है। तो वेडनेसडे के क्लास में ये होमवर्क आपका सबमिट होना चाहिए, वरना पिताश्री को फोन जाएगा। टेस्ट का टाइमिंग सारिया अगेन मेंशन किया हुआ है 4:30 बजे। सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा। जरूर जरूर जरूर, पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, ठीक है। अनीश का एक छोटा सा क्वेश्चन है, 5 to the power n डिवाइडेड बाई 5 to the power -3। अनीश यहीं पे सॉल्व कर देता हूं। फाइव टू द पावर n डिवाइडेड बाई 5 to the power -3 इज इक्वल टू 5 to the power 5। तो अनीश आप पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, दो चीजों का डिवीजन हो रहा है, दोनों का बेस सेम है, तो आप उस केस में बेस को लिखोगे और पावर्स का सब्ट्रैक्शन करोगे, तो n माइनस ऑफ -3 हो जाएगा, ठीक है। n माइनस ऑफ -3 तो कितना बन गया, n + 3 हो गया। तो 5 to the power n + 3 इज इक्वल टू 5 to the power 5। दोनों वैल्यूज इक्वल है, दोनों के बेसिस इक्वल है, तो दोनों के पावर्स भी इक्वल होने पड़ेंगे। तो n + 3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 2, यहाँ से n का वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है अनीश। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सो चलो फिर यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू कंप्लीट द होमवर्क। बाय सर।